अभी जैसे कि हम टॉपिक के बारे में देखे थे टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, मतलब हम कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करें इको फ्रेंडली वे में या कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जो दिया गया था या इन्वेंट हुआ था बाय माइकल फेरेडे। अब उस प्रिंसिपल का क्या बोलना था हम यहाँ पे देखेंगे। वेन एवर अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, अगर जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उसका चेंज होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट होगा अक्रॉस कंडक्टर। एक कंडक्टर के अराउंड में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हमको वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा। अब ये फील्ड जो है चेंज हो सकती है दो वे में। अब हम बोल तो रहे हैं इस प्रिंसिपल के बेसिस पे कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस अराउंड अ कंडक्टर, बट वो चेंज कैसे होती है, दो वे में हो सकती है। पहला, कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी रहेगा, वो नहीं मूव करेगा, अपनी जगह पे स्टिल रहेगा, लेकिन मैग्नेट जो है उसके अंदर वो रोटेट हो रहा है, तो भी फील्ड अराउंड, जो उसके अराउंड फील्ड है वो चेंज होगी। अदर वे अराउंड भी हो सकता है, अगर मैग्नेट स्टेशनरी है बट कंडक्टर रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो भी फील्ड चेंज होगी। अब इन बोथ द केसेस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो ही रहा है, क्योंकि फील्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्रिएट हुआ। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है, वो मशीन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये जनरेटर क्या करते हैं, कमर्शियल जनरल पावर प्लांट्स में टरबाइन यूज़ करते हैं। अब टरबाइन जो होता है वो क्या करता है, अभी हमने बोला यहाँ पे दो वे में फील्ड चेंज हो सकती है और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। क्या था, मैग्नेट रोटेट होगा और कंडक्टर स्टेशनरी रहेगा। तो जो टरबाइन प्रेजेंट होती है वो टरबाइन क्या करती है, कंटिन्यूसली हमारे मैग्नेट को रोटेट करती रहेगी। अब वो ब्लेड के फॉर्म में रहती है, तो जैसे ही अगर उसको गैस या फिर कुछ भी लिक्विड या स्टीम फ्लोस को मिलता है, वो ब्लेड के पास जाके टच होगा तो वो कंटिन्यूसली मूव होते रहती है, और वो जैसे ही मूव होते रहेगी और कंटिन्यूस रोटेट होगी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से ये कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, तो ये जनरेटर क्या जनरेट करेगा, मैग्नेट स्टार्ट्स रोटेटिंग और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो इन द एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड कैसे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, हम यहाँ पे अभी देखें। अब उसका एक स्कीमेटिक फ्लो देख लेते हैं, एक शॉर्ट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सो दैट हम इजीली एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाए। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो टरबाइन जनरेट कर सके। अब टरबाइन जनरेट हो गया, ये किससे कनेक्टेड रहेगा, जनरेटर से। अब ये जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा तो जो भी लिक्विड या स्टीम जो भी फ्लो आ रहा है वो जनरेट करेगा। उसके बाद ये जनरेटर अल्टीमेटली क्या जनरेट करने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एंड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। थर्मल एनर्जी यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले टरबाइन जो है वो रोटेट होता है यूजिंग स्टीम। इसके पहले वाला अभी जो हम पढ़ रहे थे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें लिक्विड यूज़ करके टरबाइन रोटेट हो रहा था, बट यहाँ पे टरबाइन कैसे रोटेट हो रहा है, यूजिंग स्टीम। सबसे पहले उसके लिए वाटर हीट होता है बॉयलर में, बॉयल किया जाता है हम वाटर को। उसके बाद थर्मल एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। फिर एक कोल है, उससे थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, अगर हम उसको बर्न करेंगे तो स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेट हो जाता है। जब कोल जैसे ही एकदम ज़्यादा जलने लगता है, एकदम ज़्यादा बर्न होता है, तो स्टीम जो है जनरेट हो जाता है एकदम हाई और टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो जो एनर्जी रहती है स्टीम में, उस स्टीम में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ड्राइव करती है टरबाइन को, वो मूव करने में हेल्प करती है टरबाइन को। तो दस द जनरेटर कनेक्टेड टू द टरबाइन रोटेट। तो जो टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड है, अभी हम इसके पहले भी देख चुके हैं, टरबाइन से क्या कनेक्टेड रहता है, जनरेटर। तो जो जनरेटर टरबाइन से कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली अगर उसको ड्राइव करेगा, उसको पुश करेगा, तो वो मूव होने लगेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर से जनरेट होती है।
स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर। तो वाटर में जो हमारी स्टीम कन्वर्ट हो गई थी वो स्टीम वापस से रिकन्वर्ट होती है वाटर में, और वापस से हमारा ये स्टेप रिसर्क्युलेट होता है बॉयलर तक। अब हम जरा इसका एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं थर्मल एनर्जी से कैसे हमको मिल रहा है। सबसे पहले फ्यूल कोल जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल होगा तो थर्मल एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। अब जैसे ही ये एकदम ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न होने लगेगा तो स्टीम जनरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। और स्टीम टरबाइन, अब ये स्टीम टरबाइन क्या, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ये जब हाई टेम्परेचर प्रेशर का स्टीम जनरेट हुआ, ये ड्राइव करेगा टरबाइन को मूव होने के लिए, और टरबाइन ऑटोमेटिकली किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। अब जब ये मूव होगा तो जनरेट करेगा, जनरेट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी यूज करके हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हम स्टडी कर रहे थे थर्मल एनर्जी यूज करके कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करेंगे। तो अभी हम सिंस थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये पावर प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट। अब केमिकल एनर्जी जो है कोल से कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी यूज करके हम जनरेट तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट उसके लिए यूज क्या क्या हो रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लग रहा है, दैट इज कोल। हमको कोल यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। केमिकल एनर्जी इन कोल, जो केमिकल से कोल बना हुआ है वो एनर्जी प्रेजेंट है कोल में। उसके बाद उससे थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है। थर्मल एनर्जी से हम वो स्टीम बना रहे थे जो टरबाइन को ड्राइव करेगा हाई टेम्परेचर प्रेशर से, तो वो काइनेटिक एनर्जी पहले स्टीम में बना। उसके बाद ये जो स्टीम वाला फॉर्म हुआ था ये कैसे टरबाइन को ड्राइव करेगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। अब टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। हम ऑलरेडी दो रिप्रेजेंटेशन में देखते आ रहे हैं फ्लो चार्ट में। अब जनरेटर से कनेक्टेड है तो क्या जनरेट कर रहा है एंड में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल तो रही है ये कोल यूज़ करने से या थर्मल पावर प्लांट यूज़ करने से, बट इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है हमारे एनवायरनमेंट में। क्या क्या प्रॉब्लम्स है हम एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एयर पोल्यूशन। क्यों एयर पोल्यूशन, ये जो बर्न कर रहे हैं हम कोल को, जो हम एनर्जी जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग में ही हम देख रहे हैं केमिकल एनर्जी इन कोल, तो ये कैसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सिर्फ कोल को रख देने से तो एनर्जी हमको मिलेगी नहीं। उसको बर्न करने के बाद उससे हमको जो केमिकल एनर्जी फॉर्म होगी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो बर्निंग ऑफ कोल है वो एयर पोल्यूशन जनरेट कर रहा है। अब इस कोल में बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत इंजूरियस और हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं जो अगर हम इनहेल कर लिए या फिर हमारे माउथ में किसी ना किसी इंसिडेंट से चला जाता है तो वो डायरेक्टली अटैक करेगा और हार्म करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रेस्पिरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या है, कोल हम जितना ज़्यादा बर्न करेंगे ये इरिवर्सिबल, मतलब हम इसको वापस से जनरेट तो नहीं कर सकते। तो अगर हम कोल जनरेट जो कर रहे हैं या फिर बर्न कर रहे हैं, ऐसे करते गए तो इसका लिमिटेशन हो जाएगा, क्योंकि कोल लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ में। तो अगर हम पूरा कंप्लीटली बर्न कर देते हैं तो आगे वाली जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए लिमिटेशन हो जाएगा, उनको कोल से कुछ भी यूज़ नहीं मिल पाएगा। तो हमको हमारे लिए ही सिर्फ यूज़ नहीं करना है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है, उनके लिए भी सेव करके रखना है। इसके पहले अभी जो हम स्टडी किए थे पावर प्लांट बेस्ड ऑन थर्मल एनर्जी था, तो थर्मल एनर्जी से हम कैसे यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज़ पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या रहता है, हियर ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज़ यूज टू रोटेट द जनरेटर। मतलब यहाँ पे भी स्टीम टर्बाइन ही यूज़ हो रहा है जनरेट करने के लिए जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, बट
उसके पहले हमारा स्टार्टिंग सोर्स यहाँ पे अलग है, वहाँ पे भी स्टीम टरबाइन ही यूज़ हो रहा था जनरेट करने के लिए जनरेटर को, बट वहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल हमारा कोल था और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा। अब जो बहुत सारे एटम्स है जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, इसका फिजन होता है। फिजन मतलब क्या, डिवीजन होता है। वो जनरेट करता है स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर। अब हाई टेम्परेचर प्रेशर का जब स्टीम जनरेट होता है तो ये स्टीम क्या रोटेट करेगा, ये स्टीम ड्राइव करता है टरबाइन को, और टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से, तो वो इन टर्न जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ज़रा हम इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर ही प्रेजेंट नहीं है तो हम फिजन कहाँ पे करेंगे, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, अगर ये प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियर फिजन कहाँ पे होगा। तो ये दोनों हमारा रिक्वायरमेंट मस्ट है। उसके बाद सिस्टम फॉर स्टीम जनरेटर फ्रॉम वाटर, वाटर से हम जो स्टीम जनरेट करने वाले हैं और वो स्टीम टरबाइन फॉर्म करेगा। स्टीम टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। जनरेटर से कनेक्टेड है, टरबाइन कंटिन्यूसली मूव करेगा तो मूवमेंट की वजह से जनरेटर जनरेट होने लगेगा और जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम, और ये स्टेप क्या करता है, रिसर्कुलेशन ऑफ बैक वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर। अभी हम जो देखें न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट कर रहे थे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अकर होती है। जैसे कि हम अभी प्रीवियस थर्मल एनर्जी यूज़ करके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख रहे थे उसमें हम प्रॉब्लम्स देखे थे एयर पोल्यूशन की और वगैरह वगैरह। वैसे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम इसमें कोल को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फॉसिल कोल यूज़ नहीं हो रहा है। देयरफॉर एयर पोल्यूशन के चांसेस एकदम लो रहता है इसमें। बट उसके अलावा हम न्यूक्लियर यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन यूज़ कर रहे हैं, हमारे यूरेनियम प्लूटोनियम इसका डिवीज़न हम कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं और ये रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए। तो ये इनके हार्मफुल रेडिएशंस चांसेस है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला सकते हैं या फिर इंजूरियस कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को। और अगर कभी कोई एक्सीडेंट अकर हो गया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वो एक्सीडेंट भी बहुत हार्मफुल होता है, डायरेक्टली ह्यूमन की हेल्थ पे अटैक करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं तो आ सकती है। इसके पहले अभी हम जो देख रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी वो किसकी हेल्प से हो रही थी, बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अकर हो रही थी, लाइक पोल्यूशन या फिर हार्मफुल गैसेस जो रिलीज़ हो रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस हम सबको पता है वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, इसके लिए नेचुरल गैस यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब इसको जनरेट करने के लिए हम क्या कैसे यूज़ करने वाले हैं अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले टरबाइन जो है वो रन होगा किसकी हेल्प से, बाय गैस दैट इज़ नेचुरल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कंबस्शन होगा नेचुरल गैस का। तो सबसे पहले कंप्रेसर में नेचुरल गैस को हम प्रेशराइज करेंगे, कंप्रेसर इसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब जब वो प्रेशराइज हो जाएगा तो हम एक उसको चेम्बर में डाल देंगे, कंबशन चेम्बर जिसको बोलते हैं हम, उसमें ये सारी गैस इंसर्ट कर देंगे। अब ये गैस जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से टरबाइन फॉर्म होगा, और ये टरबाइन किससे जनरेट हो, किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। अब ये जनरेटर से कनेक्टेड है तो टरबाइन कंटिन्यूसली मूव होगा, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसमें सेगमेंट या डिवीजन होता है, तो ये इससे अटैच रहेगा। अब ये कंटिन्यूसली जब मूव करेगा तो जनरेटर मूव होगा, और जनरेटर मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
ये नेचुरल गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसके 3 मेन सेक्शन है इस प्लांट में, नेचुरल गैस पावर प्लांट में। सबसे पहले प्रेशराइज एयर रिलीज होगा कंबशन चेम्बर में। तो जो एयर पहले कंप्रेसर के थ्रू प्रेशराइज होगी, ये रिलीज होगी कंबशन चेम्बर में। देन वो चेम्बर में नेचुरल गैस बर्न्स होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वो बर्न होगी प्रेजेंस ऑफ एयर में। अब द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब वो ज़्यादा बर्न होने लगेगी तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पहुंच जाएगी। अब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पहुंचने के बाद टरबाइन को मूव करने में हेल्प करेगी। अब ये जो टरबाइन है जनरेटर से कनेक्टेड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब ये पूरे प्रोसीजर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड में हमको मिल रही है, इसके बीच में कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, हम ज़रा एक स्कीमेटिक फ्लो देख लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस, उसके बाद ये नेचुरल गैस में जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, पहले नेचुरल गैस कंबशन उसमें, उसके बाद टरबाइन में, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका क्या एडवांटेज है ओवर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। ये क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है? ये ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें कोल बर्न नहीं होता है। अब कोल बर्न नहीं हो रहा है तो हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा लेस पॉल्यूट हो रहा है और पावर ज़्यादा जनरेट हो रही है, और इट डज नॉट कंटेन हार्मफुल नेचुरल गैस। तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी या फिर एनिमल्स के लिए भी ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एफिशिएंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हम नेचुरल या इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा हमको डिनोट कर रहा है या फिर हमको इस पूरी स्टडी से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल गैस। अभी तक हम स्टडी करते आ रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। अब हम स्टडी करेंगे ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है या एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल होता है और ये कैसे हार्म कर सकती है। सबसे पहले हम जो पढ़े थे अभी तक का थर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर, तो थर्मल में कोल बर्न करके हम यूज़ कर रहे थे एनर्जी को, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे। तो ये जो कोल बर्न करने से एनर्जी जनरेट हो रही थी ये बहुत हार्मफुल थी एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर इससे इतनी सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती है या फिर हार्मफुल गैसेस जो रिलीज़ हो रहे हैं, ये ह्यूमन के लिए बहुत इंजूरियस हैं। सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे ही नहीं ये हार्म करते हैं, एज वेल एज ये बहुत सारा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे भी। क्योंकि अगर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन अगर हो जाता है या फिर हमारे जो कार्बन रिलेटेड गैस है इन कम्बशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में और ये एनवायरनमेंट में हार्म करेगा ग्लोबल वार्मिंग। उसके अलावा अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, इसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एसिड रेन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। इसके अलावा हम जो फॉसिल यूज़ करते हैं बहुत टाइम लगता है इसको बनने के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये फॉसिल्स फॉर्म होते हैं। तो कोल्स या क्रूड ऑयल्स या नेचुरल गैस, एलपीजी या सीएनजी, ये सब लिमिटेड इन नंबर है और अगर हम ऐसे ही इतना वेस्टेज करके यूज़ करते रहे तो नियर फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है और ऐसे यूज़ करना है ताकि हमारे एनवायरनमेंट में भी ये सेव रहे, उसके अलावा आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ईजी हो और वो सफिशिएंटली यूज़ कर पाए। और अभी हम जैसे यूज़ कर रहे हैं या फिर जैसे नंबर में या क्वांटिटी में इसका यूज़ हो रहा है, आने वाली जनरेशन लाइक 200 ईयर्स तक कुछ ये चलेगा। इसके अलावा हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर एनर्जी से जो न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज़ हो रहे थे, फॉर एग्जांपल यूरेनियम और प्लूटोनियम से, तो इसका डिस्पोजेबल एक प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। ऐसे कहीं पे भी अगर ये न्यूक्लियर वेस्ट फेंक दिया गया तो उसमें से जो रेडिएशंस रिलीज़ होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं और डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो हमको इसका डिस्पोजेबल प्रॉपर जगह पे करना चाहिए।
नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाटर से कैसे एनर्जी हमको या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट हो सकती है और हमारे तक आ सकती है, हमको मिल सकती है, क्या फैसिलिटीज़ है। अभी तक हम कोल के बर्न करने से या नेचुरल गैस को कंप्रेस करने से या फिर थर्मल एनर्जी उसकी वजह से हम सारे कुछ एनर्जी जनरेट कर रहे थे। अब हमारा आ जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर में है, वेर एज जो रिजर्वॉयर में ऑलरेडी वाटर स्टोर्ड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ये दोनों एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होती है वाटर डैम में वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही उसमें मूवमेंट हुआ मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में जनरेट हो गई। नेक्स्ट, ये फास्ट फ्लोइंग जो है वाटर वो डैम से कहाँ पे आ जाता है, टरबाइन में। अब टरबाइन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टरबाइन, वो टरबाइन को ड्राइव करने लगता है। और टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। अब जनरेटर जब कंटिन्यूसली मूव करने लगता है तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेटली हमको वाटर रिजर्वायर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल रही है हम यहाँ पे वो अभी डिटेल में देखें। उसके अलावा भी हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि स्कीमेटिक फ्लो कैसे हो रहा है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले वाटर हमारा रिजर्वायर में स्टोर्ड है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर रिजर्वायर में जो स्टोर्ड थी वो मूव होने लगी तो वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसे ही वो फास्ट फ्लोइंग वाटर काइनेटिक एनर्जी जिसमें अब आ गया है वो ज़्यादा मूव होने लगा, मतलब वो टरबाइन से कनेक्टेड है तो टरबाइन ऑटोमेटिकली मूव होगा। अब टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। अब ये जनरेटर को हिट करेगा तो जनरेटर क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टार्ट किससे हुआ, वाटर रिजर्वायर से, और हमको एंड में मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पूरा फ्लो या ये पूरा मैकेनिज्म हमको वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अभी जो हम लोग देखे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम में सबमर्ज विलेज एंड टाउन्स। ये वाटर जो स्टोर हो रहा है ये सबमर्ज कर सकता है विलेज और टाउन को। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो लीड टू सबमरीशन या सबमर्ज ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज फर्टाइल लैंड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। अगर फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड को अफेक्ट करेगा तो इट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड एज वेल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। इसके लिए हमको ये सारे प्रिकॉशंस लेके चलना है सो दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये सारी प्रॉब्लम्स ना अकर हो। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है थ्रू विंड एनर्जी। कैसे विंड एनर्जी से जनरेट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी जो विंड में प्रेजेंट होती है हम वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड ऑफ टरबाइन। अब हम लोग एक विंड एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं वो हम नॉर्मली जगह पे ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे खुला एरिया हो, ज़्यादा ज़ोर से हवा चलती है, वहाँ पे हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो जो टरबाइन का रहता है मूवमेंट वो ब्लेड जैसा होता है। अब जैसे ही विंड कंटिन्यूस फ्लो होगी तो वो स्ट्राइक करेगी टरबाइन के ब्लेड को। अब जैसे ही वो ब्लेड को स्ट्राइक करेगी तो वो मूव होने लगेगा, उसके अंदर मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। अब जैसे ही ये जनरेट होगी तो टरबाइन का कनेक्शन है जनरेटर से, और विंड एनर्जी में किसके थ्रू ये कनेक्शन हो रहा है, थ्रू गियर बॉक्स। तो जैसे ही ये कनेक्शन होगा गियर बॉक्स में जाके उसको मिलेगा ऐसे नोटिफिकेशन या फिर ऐसे उसको इम्पल्स फील होगा कि यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे जनरेशन आया है टरबाइन में, तो वो जनरेटर से जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि टरबाइन कनेक्टेड है हमारा जनरेटर से। तो विंड एनर्जी स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कैसे फ्लो हो रही है विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। जैसे ही विंड आती है वो स्ट्राइक करेगी टरबाइन को विथ लार्ज फेंस। उसके बाद ये कनेक्टेड है जनरेटर से और जनरेटर जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे वो न्यूक्लियर गैस के बेसिस पे था, थर्मल पावर प्लांट के बेसिस पे था एंड नेचुरल गैस के बेसिस पे था। तो ये तीनों हम यूज़ कर करके कैसे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा विंड भी यूज़ करके हम देखें एज वेल एज वाटर भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड विंड एनर्जी। अब हम ये सब छोड़ के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं दैट इज़ सोलार एनर्जी, मतलब सन यूज़ करके
हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा इको फ्रेंडली रहे, एज वेल एज ह्यूमन को हार्म भी ना करे या फिर कुछ रेडिएशंस भी रिलीज ना हो। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये दो पार्ट में होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम और इसका एक पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज सोलार फोटोवोल्टाइक सेल। अब इस सेल में क्या होता है, हम दो टाइप के अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये एक के बाद एक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है सीरीज अरेंजमेंट, और एक के नीचे एक दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट। अब इसमें जो है सोलार रेडिएशन जो रिलीज हो रहा है या जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं वो डायरेक्टली हमको देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स सोलार रेडिएशन रिलीजेस डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, सोलार सेल्स किससे बने रहते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट क्या है, सिलिकॉन। इससे हमारा बना हुआ है सेमीकंडक्टर। मतलब हमारा ये जो सेल है या इसका डायग्राम है, अरेंजमेंट है, ये बना हुआ है सेमीकंडक्टर से। अब जो सिलिकॉन सोलार सेल है इसका डायमेंशन होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जनरेट करेगा करंट of about 30 मिली एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस of about 0.5 वोल्ट। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो जनरेट करेगा करंट, तो उससे 30 मिली एम्पियर करंट हमको मिलने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0.5 वोल्ट। दस अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना जनरेट करेगा, 3 एम्पियर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 कर रहा था, देयरफॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना करेगा, 3 एम्पियर। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब इनका अरेंजमेंट दो टाइप से होता है जो मैं स्टार्ट में ही आपको बताई थी, दैट इज सीरीज और पैरेलल। अब सीरीज में जब एक के बाद एक हमारा अरेंजमेंट है ये वोल्ट्स बैटरी का, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला से हम इजीली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एक सेल में और दो सेल में जनरेट हो रहा है बाय एडिंग। सेम हम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट है। तो ये दो अरेंजमेंट से हम हमारी सोलार एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इजीली। अभी हम देखे थे सोलार एनर्जी यूज करके कैसे हम जनरेट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहला वाला था सोलार फोटोवोल्टाइक सेल। अब हम लोग का सेकंड है सोलार थर्मल पावर प्लांट। थर्मल एनर्जी यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे नॉर्मल वे में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग पार्ट में। बट थर्मल एनर्जी सोलार रेडिएशन से भी जनरेट हो सकती है। अब हम वो देखेंगे कैसे हो रही है। सबसे पहले इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है, कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग सनलाइट। तो एक कॉन्सेंट्रेटर लगेगा जो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके कलेक्ट कर पाए। अब ये जो सनलाइट हमारी कलेक्ट हुई है कॉन्सेंट्रेटर में, ये ट्रांसफॉर्म होगी एब्जॉर्बर के पास। अब ये एब्जॉर्बर क्या करेगा, जो सनलाइट हम कलेक्ट किए कॉन्सेंट्रेट करके वो सारी एब्जॉर्ब करेगा। अब सारी सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम टरबाइन में। अब टरबाइन के अंदर ब्लेड्स रहते हैं और वो ब्लेड्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब जैसे ही कंटिन्यूस मूवमेंट होगा टरबाइन में, तो उससे अटैच जो जनरेटर है उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे ही जनरेट होगा तो जनरेटर जैसे ही मूवमेंट दिखाएगा, उसके मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी पास होगी और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयरफॉर इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं सो दैट हमारे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल रेज ना निकले और उस रेडिएशन से या रेज से ह्यूमन की हेल्थ पे कुछ इफेक्ट ना हो। देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पावर प्लांट है जो इको फ्रेंडली भी हम बोल सकते हैं।